हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजी स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए साइंस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर को, उष्मा और ताप चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये उष्मा और ताप चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में आप लोग को क्लियर करने वाले हैं, उष्मा और ताप से रिलेटेड को। तो वीडियो में आप लोग इन तक जरूर बने रहिएगा, और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो फटाक से जाकर फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे सेकेंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आप लोग को इंपॉर्टेंट नॉलेज देखने को मिलता है। आप लोग को बता दें, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है उष्मा और ताप से रिलेटेड, वो देखने को मिलेगा। तो पार्ट 2 इसका देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये उष्मा और ताप चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक ना। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग जान रहे हो। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उष्मा के बारे में। आखिर उष्मा है क्या, हीट है क्या, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उष्मा की डिफिनेशन को जानते हैं। तो देखिए कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी गर्म वस्तु में अधिक तथा ठंडी वस्तु में कम होती है, अतः किसी वस्तु में गर्मी या ठंडेपन के अनुभव को उष्मा कहते हैं, ठीक ना। उष्मा है जो क्या है, एक ऊर्जा है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, ये आग है, ठीक ना, और किसी वस्तु में क्या बोलता है, जो किसी गर्म वस्तु में अधिक होता है। ये आग है, और यहाँ पर समझिए कि ये मेरा शरीर है और इसमें ये गर्म है। अगर हमें ये ऊर्जा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा ना। तो ये गर्म वस्तु में क्या होता है, उष्मा अधिक होता है। तथा ठंडी वस्तु, अगर ये उस यहाँ पर देखिए ये आग है और यहाँ पर ये ठंडी वस्तु है, अगर इसमें लेंगे तो थोड़ा हमें ठंडी वस्तु में उष्मा लेंगे तो थोड़ा कम महसूस होगा ना, लेकिन जब गर्म वाले में लेंगे तो हमें ज़्यादा महसूस होगा, ठीक ना। तथा हम कह सकते हैं कि वस्तु में जो गर्मी होती है या ठंडेपन की जो अनुभव होता है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उष्मा बोल सकते हैं। आई होप कि आप लोग को उष्मा क्लियर हो गया होगा। आप लोग को बता दें कि उष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिल जाता है, तो आप इसे याद करिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो उष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है जूल होता है, ठीक ना। तो आप इसे याद रखना। अब देखिए कि उष्मा का सीजीएस मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक ना। तो ऐसे जो होता है नॉर्मल वो होता है जूल, और सीजीएस मात्रक जब पूछा जाए उष्मा का तो हो जाता है कैलोरी, ठीक ना। तो आप इसे याद रखना। आगे चलिए हम लोग अब जानेंगे उष्मा, यहाँ उष्मा के आगे विशिष्ट उष्मा के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में अभी हम जानने वाले हैं, ठीक ना। तो अभी चलिए स्पेसिफिक हीट के बारे में जानते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे 1 ग्राम का कोई क्या है, द्रव्यमान का एक ग्राम के द्रव्यमान का कोई ताप है, और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दे, वृद्धि कर दें, तो जो ऊष्मा हमें मिलेगा वही क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए कि इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का, वो होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको हम दे दिए हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में, कि गुप्त ऊष्मा है क्या। लेटेंट हीट, देखिए स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए स्थिर ताप है और किसी पदार्थ में 1 ग्राम द्रव्यमान की अवस्था में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ठीक ना। तो ये गुप्त ऊष्मा होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, और दूसरा जो होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होते हैं। तो आखिर इतना नहीं पूछा जाता है आपसे, तो बस इतना आप रख सकते हैं, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो आप लोग को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 1 को आप लोग अच्छी तरह से सिर्फ समझिए। देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे वो ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऊष्मा है, और क्या है यहाँ पर
मान लीजिए कोई वस्तु है तो एक जगह से क्या जाएगा दूसरे जगह जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का संचरण बोलते हैं। देखिए ऊष्मा के संचरण को 3 विधियां हैं, ठीक ना, इनकी 3 विधियां, ऊष्मा का संचरण का कितनी विधियां है, 3 विधियां। पहला जो है वो है चालन कंडक्शन है, दूसरा है संवहन कन्वेक्शन है, और तीसरा है विकिरण रेडिएशन है। बारी बारी करके तीनों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालन को पढ़ते हैं और चालन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर चालन को जानते हैं कि चालन है क्या। तो देखिए ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़े बिना अपनी ऊष्मा समीपस्थ अणुओं से देते हैं, ठीक ना। ठोस के इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ऊष्मा के ये संचरण विधि में जो चालन का जो काम होता है वो होता क्या है कि पदार्थों के जो अणु होते हैं ना अपना स्थान छोड़े बिना, अपना जो स्थान होता है बिना छोड़े बिना, और इसके जो बगल में होते हैं उनको अणुओं से क्या कर देते हैं, उनके समीप जो होते हैं बिना अपनी ऊष्मा समीप अणुओं को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक ना। और ये जो क्रिया होता है चालन का वो सिर्फ ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठोस में इस चालन विधि का संचरण होता है, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं संवहन का, कन्वेक्शन का। तो देखिएगा इस विधि में पदार्थ के अणु ऊष्मा ग्रहण कर अपने स्थान से हट जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे अणु आ जाते हैं। यही क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, मतलब लगातार चलती रहती है। और ये जो संवहन की क्रिया है ये द्रवों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब द्रवों में इस प्रकार ऊष्मा का संचरण होता है, द्रवों में ये अधिक होते हैं संवहन, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संवहन क्या है, ठीक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं विकिरण, रेडिएशन के बारे में आप लोग बात करते हैं। देखिए रेडिएशन, जब ऊष्मा अपने स्रोत से किसी धरातल पर मध्यवर्ती माध्यम को बिना प्रवाहित किए गमन करे तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को ही क्या कहा जाता है, विकिरण विधि कहा जाता है, ठीक ना। इस विधि में माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक तथा अंगीठी की ऊष्मा मानव शरीर तक विकिरण विधि द्वारा ही पहुँचती है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा जो सूर्य है उसकी जो क्या है ऊष्मा, सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक जो पहुंचता है वो विकिरण रेडिएशन के माध्यम से ही पृथ्वी तक क्या होता है, पहुंचता है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और अंगीठी की ऊष्मा है जो कि मानव की शरीर तक जो पहुंचता है वो भी विकिरण के ही माध्यम से पहुंचता है। इसमें माध्यम नहीं होते हैं, अगर माध्यम होते तो ये क्या होते हैं, बीच में ये क्या होते हैं, गर्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, विकिरण कहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग विकिरण रेडिएशन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ नियम भी पढ़ने हैं जो कि आप लोग देखे होंगे, किरचॉफ्स का नियम पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन सिलेबस में तो आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। देखिए किरचॉफ्स का नियम, देखिए किरचॉफ्स का नियम है क्या, किरचॉफ्स के नियम के अनुसार वो बताए थे कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे जो कि बताए क्या कि अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं। ये किसने बोला था, किरचॉफ्स के नियम में बताया गया था, ठीक ना। तो आप इसे याद रख सके, इतना ही। ऐसे बहुत लंबा इसका डिफिनेशन अगर हम आपको बताएं तो, ठीक ना, बस इतना आप लोग समझ जाइए। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं स्टीफन के नियम। तो स्टीफन के नियम में है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण उसके प्रेम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ई समानुपाती होगा यहाँ पर, ठीक ना, ई समानुपाती होगा टी के पावर 4। अगर हम ये समानुपाती का जो ये चिन्ह है इसको अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर जो आता है वो सिग्मा आता है। क्या आता है, जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो सिग्मा आ जाता है, ठीक ना, यही हटाने के बाद, ठीक ना, यही अनुक्रमानुपाती को हटाने के बाद ही क्या आ जाता है, सिग्मा आ जाता है। और ये एक जो फार्मूला आप लोगों को देखने को मिलता है ये स्टीफन का नियम कहलाता है, ठीक है ना। तो आप इसे याद रख सकते हो, इस फार्मूला को, बहुत अच्छा फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए, फार्मूला भी पूछ दिया जाता है। इसके साथ ही ऊष्मा में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने करवा दिए। अब चलिए थोड़ा टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। देखिए टेम्परेचर ताप के बारे में। देखिए ताप वह भौतिक राशि है जो दर्शाता है कि कौन वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है। तो हम कह सकते हैं कि ताप किसी वस्तु के गर्मीपन अथवा ठंडेपन की माप को कहते हैं। ताप किसको बोलते हैं, किसी वस्तु के गर्मीपन अथवा ठंडेपन की माप को क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। तो आप लोग ताप समझ गए किसको बोलते हैं। अब देखिए ताप मापने के पैमाने, स्केल ऑफ मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट। देखिए ताप मापने के कई पैमाने प्रचलित है जिनमें से प्रमुख है सेल्सियस, फारेनहाइट तथा केल्विन।
और भी है, लेकिन ये जो 3 यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है ये ज़्यादातर पॉपुलर है, तो आप इसे याद रखिए और यही आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक ना। अब देखिए कि इसे याद रखिएगा। अभी देखिए एक फार्मूला भी बताएंगे जिनसे कि आपके एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा, जैसे कि फारेनहाइट से सेल्सियस में बदले, सेल्सियस से फारेनहाइट में बदले, या फारेनहाइट से केल्विन में बदले, या केल्विन से सेल्सियस में बदले, ठीक ना। तो ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि पार्ट 2 में आप लोगों को करवाएंगे। ये न्यूमेरिकल की तरह होते हैं क्वेश्चन, वो पार्ट 2 में आप लोग को करवा देंगे, लेकिन इससे फॉर्मूले जो होते हैं वो अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट जीरो हीट के बारे में जानेंगे, आखिर है क्या। देखिए यहाँ पर सिद्धांत के रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक ना, लेकिन न्यूनतम ताप की सीमा होती है। अधिकतम ताप की जो सीमा होती है वो नहीं होती है, लेकिन न्यूनतम ताप की जो सीमा होती है वो होती है। अतः किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस, या हम -273 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, से नीचे नहीं हो सकता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। तो आप लोग को पता चल गया परम शून्य ताप किसको बोलते हैं। यदि सेल्सियस में यहाँ पर आप लोग को दिया गया है -273 डिग्री सेल्सियस, अगर इसे हम केल्विन में देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या होगा, कितना केल्विन हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा। कितना, 0 केल्विन हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो फार्मूला है आप लोग को, ये फार्मूला बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन आप इसे याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे ही आप लोग को न्यूमेरिकल बनने वाला है। देखिए आप लोग को यहाँ पर समझाते हैं। देखिए R = 80 = C = 100 = F - 32 बटा 180 बराबर RA - 460 बटा 212 और बराबर K - 273 बटा 100। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आप लोग को दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप लोग को क्या दे दिया जाएगा, फारेनहाइट दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, फारेनहाइट दे दिया जाएगा, और आप लोग को बोलेगा कि सेल्सियस में चेंज करें। आप लोग को फारेनहाइट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि सेल्सियस में चेंज करें। जैसे कि आप लोग को 98 डिग्री फारेनहाइट आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसको बोलेगा कि सेल्सियस में चेंज करो। तो देखिए सेल्सियस में आप लोग को चेंज करने के लिए जो आप लोग को यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है, देखिए दोनों को बराबर कर दीजिए, और जो भी आप लोग को सेल्सियस में दिया है मान उसको रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, फारेनहाइट में चेंज कर लेंगे, या जो फारेनहाइट में आप लोग को मान दिया है उसको रखेंगे और सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। तो जो चीज़ आप लोग को निकालने के लिए बोले, अगर सेल्सियस और फारेनहाइट निकालने के लिए बोले तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, ये फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक ना। ये सेल्सियस और फारेनहाइट के लिए हो जाएगा। अगर आप लोग को केल्विन बोले, केल्विन के लिए और फारेनहाइट के लिए, तो इतना और बराबर क्या कर लेंगे, इतना कर लेंगे। या केल्विन और सेल्सियस के लिए बोले तो इतना और इतना कर लेंगे, ठीक ना। तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, सभी को बराबर कर लेंगे, और क्या करेंगे, हम आसानी से न्यूमेरिकल में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लोग को निकाल लेंगे। जो भी मेन मुख्यतः 3 है, क्या क्या, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, यही 3 आप लोग को पूछा जाता है। इसको आप ध्यान मत देना, ये इससे नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो बस इस 3 को आप लोग याद रखिए, और आप लोग को एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से नहीं छूटेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, और जो आप लोग का डिटेल स्टडी है वो यहीं पर समाप्त होता है, और पार्ट 2 में आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 1 पर आप लोग अच्छा आप लोग से समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी बंदा को थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना, तो कमेंट सेक्शन खाली आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसे समझाने की फिर से कोशिश करेंगे अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर आप हमें पूछ सकते हो ये चीज़ फिर से, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी बंदे ने तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आप लोग को इसका जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाकर SG स्टडी भी सर्च कर सकते हो। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।